हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के विदेश संबंध को, और उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे भारत और रूस के संबंधों को। और अगर सीबीएस के न्यूली सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक में न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है, और इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था भारत की विदेश नीति के सिद्धांत को, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसकी सेकंड यूनिट यानी कि अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंधों में सेकंड पार्ट में हम अमेरिका और इंडिया रिलेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत और रूस के संबंधों की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दो झंडे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो ध्वज है, पहला जो झंडा है वो किसका है, इंडिया का है। और दूसरा जो झंडा है वो किसका है, रशिया का है, जिसे हम सामान्य तौर पर रूस के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रशिया के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम इस लेक्चर को और इंटरेक्टिव बना सके। तो एज वी ऑलरेडी नो, जो शीत युद्ध का समय था, जहां पर हम कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, शीत युद्ध के समय में जो विश्व था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। और जो यूएसएसआर है वो 15 स्वतंत्र गणराज्यों से मिलकर बना था। किन से बना था, 15 स्वतंत्र गणराज्यों से मिलकर बना था। और इनमें जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर या फिर नीति निर्माण के आधार पर देखें तो ये था रशिया। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि रशिया जो है वो शुरू से ही एक सुपर पावर की दौड़ में अपने आप को आगे रखे हुए था। और इसीलिए जब भी हम रिलेशंस की बात करेंगे तो 1989 से पहले की भी चर्चा करनी पड़ेगी और उसके बाद की भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1989 के बाद जो यूएसएसआर है वो कोलैप्स हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी है वो किसे बनाया जाता है, रूस को बनाया जाता है। तो इसीलिए रूस जो है वो विश्व राजनीति पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने साथ समेटे हुए है। तो आई होप अब आप इस तरीके की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर और जानते हैं भारत और रूस के संबंधों को एक गहन अध्ययन के साथ। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी कि जब सोवियत संघ समाप्त हो जाता है, उसके बाद भारत ने सभी नव स्वतंत्र साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं करे, हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि सोवियत संघ के विघटन से पहले हमने इनके साथ अच्छे संबंध क्यों नहीं बनाए। तो उसका कारण था गुटनिरपेक्षता। क्या कारण था, गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसके अंतर्गत भारत जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत क्या नहीं होगा, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। ये जो नीति है ये किसके तहत थी, गुट निरपेक्षता के आंदोलन के तहत थी। इसीलिए भारत जो है सोवियत संघ के विघटन से पहले जो है वो उस तरीके के संबंधों को कायम करने में असमर्थ रहा। लेकिन अगर मैं सोवियत संघ की बात ना करते हुए सिर्फ रूस की बात करूं तो रूस हमेशा से ही भारत का एक अच्छा मित्र रहा है। लेकिन भारत के रूस के साथ संबंध जो है वो सबसे ज्यादा गहरे रहे हैं। और भारत और सोवियत संघ के संबंध हमेशा से बहुआयामी रहे हैं, यानी कि किसी एक आयाम में रखकर इन्हें नहीं देखा जा सकता। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संबंध हैं जो भारत और रूस के संबंधों को बहुआयामी बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ ने ऐसे समय में भारत में भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी, जब कोई भी अन्य देश भारत की सहायता करने में रुचि नहीं ले रहा था। अब देखिए रुचि क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि सभी जो देश थे
वो किसी न किसी खेमे में जुड़े हुए थे। लेकिन सोवियत संघ ने ऐसी स्थिति में भी भारत की क्या करी है, हमेशा से ही मदद करी है। तो ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, 1989 यानी 1989 से पहले की बात कर रहे हैं। उस समय भी भारत की जो मदद है वो किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, सोवियत संघ के द्वारा की गई। उन्होंने बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगाए और अपनी मशीनरी के द्वारा भी भारत को समय समय पर मदद पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा था, वो किया जा रहा था सोवियत संघ के द्वारा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी हुई, देखिए हर देश को कभी ना कभी इस स्थिति पर आना ही पड़ता है जब उसके पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें कमी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। तो देखिए हमेशा से ही व्यापार में ये चीजें रहती है कि आप जो है किसी को कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं। लेकिन जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हुई, ऐसे समय में भी सोवियत संघ ने भारत के रुपए को एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो है वो व्यापार किया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि रूस ने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा ही भारत की क्या की है, मदद की है और भारत में तेल आपूर्ति को पूरा किया है। 2001 की बात करें तो 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिससे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनमें बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में भारत के रुख का समर्थन किया है। वैसे अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कश्मीर का जो मुद्दा है वो 90% हम बात करें तो उसे सुलझा लिया गया है। किसके द्वारा सुलझाया गया है, हमारी अभी की जो करंट गवर्नमेंट है जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं या सामान्य शब्दों में हम बीजेपी कह सकते हैं, तो इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को अप्रोक्सीमेटली 90% सॉल्व कर लिया है और आगामी समय में ये जो 10% बचा है इसे भी वो सॉल्व कर ही लेगी। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी कश्मीर का मुद्दा आता था तो अन्य देश जो हैं वो पाकिस्तान और भारत को इसका इंटरनल अफेयर्स मानते थे और इसे यूएन के लिए टॉपिक नहीं माना जाता था। लेकिन उस स्थिति में भी, संयुक्त राष्ट्र की स्थिति में भी सोवियत संघ ने हमेशा ही भारत के रुख का समर्थन किया और कहा कि कश्मीर जो है वो भारतीयों का है और उन्हें ये दे देना चाहिए। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने भारत को 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी क्या दी, मदद दी। एज वी ऑलरेडी नो कि 1971 का युद्ध जो है वो दोनों तरफ से लड़ा गया, यानी कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था यहाँ से भी लड़ा जा रहा था और पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ से भी लड़ा जा रहा था और कहीं ना कहीं जो कश्मीर वाला एरिया है वहां पर भी हम घुसपैठ को देख सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था तो भी सोवियत संघ ने भारत की क्या है, एक बड़ी मात्रा में मदद करी, जिसके कारण ही हम ये जो युद्ध था ये जीत पाए थे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में भारत को सैनिक साजो सामान और सैन्य टेक्नोलॉजी दी जब कोई भी अन्य देश भारत की मदद करने को तैयार नहीं था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सैन्य अवस्था की अगर हम बात करें तो सैन्य अवस्था में हमेशा से ही सोवियत संघ ने या हम स्पष्ट शब्दों में कहे रूस ने हमारी हर जगह मदद की है। सोवियत संघ ने भारत को कई सैन्य उपकरण अपने ही देश में तैयार करने की जो तकनीक है और साथ ही साथ जो वित्तीय सहायता है वो भी दी है। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और भारतीय सेना के अधिकांश सैनिक साजो सामान जो है वो रूस से प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी देश जब किसी के साथ संबंध बनाता है तो वो क्या होता है, वो गिवन और टेकन के ऊपर होता है। तो गिवन का मतलब क्या हो गया कि वो हमें कुछ ना कुछ देंगे और उसके बदले में हम उसे कुछ ना कुछ देंगे। तो भारत अगर रूस से हथियार खरीदता है तो रूस की इकोनॉमी भी भारत के पैसे से ही डेवलप होती है। तो ये जो संबंध है वो हमेशा कॉमन इंटरेस्ट की बात है कि रूस का जितना संबंध जो है वो भारत के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार भारत भी रूस के लिए उतना ही जरूरी है।
भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि भारत में जो ऊर्जा की आपूर्ति है उसको बढ़ाने में भी रूस के साथ जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आगामी समय में भारत के अंदर जो ऊर्जा आपूर्ति है उसे पूरा किया जा सके। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रियोजेनिक रॉकेट देकर मदद करी, जिसकी वजह से आज सैटेलाइट जो है, जिसके कारण आज जो सैटेलाइट पॉलिसी है वो भारत की बहुत ज्यादा मजबूत हो पाई है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलन लाने जैसे मसलों में हमेशा ही भारत को क्या हुआ है, इससे लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। और अंतिम पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि गोवा में दिसंबर 2016 में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उस दौरान भारत और रूस के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनकी प्राप्ति पर भी बल दिया गया है। तो आई होप अब आप भारत और रूस के संबंधों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये दोनों ही देश जो हैं वो आपस में संबंधों को इस प्रकार से विकसित कर रहे हैं ताकि दोनों को जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। जहां एक तरफ इंडिया जो है वहां से टेक्नोलॉजी लेता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो या अंतरिक्ष क्षेत्र में हो, रूस के द्वारा हमेशा उसे मदद की जाती है और बदले में रूस को यहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही देश एक दूसरे के लिए जरूरी है और इसीलिए इनका जो संबंध है वो आपस में बहुत घनिष्ठ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम डिस्कस करेंगे भारत चीन संबंधों की। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।